है उभरी हुई हमको दिखाई दे रही है। तीसरी प्रेजेंटेशन क्या मिलेगी, जो आप उसका नेजल स्मीयर लेंगे, ठीक है, या स्किन का स्मीयर लेंगे, तो उसमें एसिड फास्ट बेसिलाई की प्रेजेंस मिलेगी। एम लेप्राई एक एसिड फास्ट बेसिला है जिसको कि जील नेल्सन स्टेनिंग में रेड कलरेशन देता है, ठीक है। सो ये सब चीजें आपको पॉजिटिव मिलेंगी, मतलब कि वो एक लेप्रेसी का पेशेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसकी बात करें तो लेप्रेसी के केसेस अब ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रहे हैं, इंडिया में भी कम हो गए हैं। बट अभी अगर मैं बोलूं कि इंडिया में लेप्रेसी खत्म हो गई है तो नो, लेप्रेसी खत्म नहीं हुई है। लेकिन केसेस 10,000 लोगों में एक केस मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन हो चुका है, ठीक है। उस चीज को हम कहते हैं लेप्रेसी इज एलिमिनेटेड, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली इरेडिकेटेड एट द मोमेंट। जो ज्यादा केसेस मिलते हैं वो मल्टी बैसिलरी काइंड ऑफ लेप्रेसी के मिलते हैं, यानी कि 50% केसेस हमें मल्टी बैसिलरी के मिलते हैं, उसके बाद में 36% पॉसी बैसिलरी के मिलते हैं, कुछ केसेस छोटे बच्चों में भी मिलते हैं एंड प्रेगनेंसी में भी मिलते हैं। ये रेशियो आप मेंशन कर सकते हो। देन यू कम टू एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, यानी क्या क्या एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हैं, एजेंट फैक्टर्स क्या है, होस्ट फैक्टर्स क्या है, ऑल दैट स्टफ। तो एजेंट फैक्टर्स में आप बताओगे माइकोबैक्टीरियम लेप्री के बारे में कि ये एक बैसिला है, इमेज में आपको शेयर करूंगी इसकी। एसिड फास्ट चेनिंग में ये जील नेल्सन चेनिंग में ये पॉजिटिव दिखाता है, रेड कलर दिखाई देता है, ठीक है। इसकी न्यूरल टिश्यू के संग में अफिनिटी होती है, यानी कि एक बार ये बॉडी में एंटर करता है तो ये न्यूरल टिश्यू को इन्वॉल्व करता है और स्किन पे लीजन्स प्रेजेंट करता है। नर्व टिश्यू में से ये डिमाइलिनेशन करवा के डैमेज करवाता है, जिसकी वजह से सेंसरी लॉस हो जाता है। कुछ भी चीज को ग्रेजुअली सेंसरी लॉस होने लगता है, यानी पहले उनको टेम्परेचर टच का सेंसेशन जाएगा, टेम्परेचर का जाएगा, गर्म ठंडा लगना बंद होगा एंड ग्रेजुअली कंप्लीट एनेस्थीसिया हो जाएगा, यानी वो पैच जो है सेंसरी इम्पेयरमेंट से शुरू होके टोटल एनेस्थेटिक पैच में बदल जाएगा, जो भी इन्वॉल्व एरिया का पैच है, ठीक है। ये मैनिफेस्टेशन याद रखनी है। दूसरा एजेंट के बारे में आप बताओगे कि इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है। जिन लोगों को लेप्रेसी है, जिनके अंदर माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, दोज केसेस। इसके अलावा एक एनिमल स्पीशीज होती है आर्मेडिलोज, ये भी माना जाता है कि इनके कांटेक्ट से भी लेप्रेसी लोगों को होती है, ठीक है। इंडिया में नहीं होती है स्पीशीज, दिस इज समवेयर एल्स। ओके, पोर्टल ऑफ एग्जिट इसका क्या होता है, जो कि नेजल सिक्रीशंस हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, उनके थ्रू ही बॉडी से बाहर निकलता है। उसके अलावा जो इनको इरप्शंस हो जाते हैं स्किन पे, वहाँ पे घाव बन जाते हैं, उन घाव से भी ये बैक्टीरिया बाहर आता है। तो अगर किसी ऐसे व्यक्ति को हम क्लोज कांटेक्ट में जाते हैं जिसको लेप्रेसी है, तो या तो उसके नेजल सिक्रीशन से हमारे नेजल ट्रैक्ट में जा सकता है ये बैक्टीरिया, या फिर उसको हम अगर उसके वूंड को टच करते हैं या ओपन एरिया को टच करते हैं उसमें जा सकता है। इसके अलावा फोमाइट से भी जा सकता है, यानी कि उसके कपड़ों से या सॉइल्ड क्लोथ्स वगैरह से भी ट्रांसफर हो सकता है। सो व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ लेप्रेसी पेशेंट यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस। आपको अपना मास्क लगाना है, ग्लव्स पहने, एंड यू हैव टू अवॉइड कॉन्टैक्ट एज मच एज पॉसिबल। पेरिफेरल नर्व थिकनिंग वगैरह टेस्ट करने के लिए आपको टच करके देखना पड़ता है पेशेंट को, तो इट शुड ऑलवेज बी डन विद अ ग्लव्ड हैंड, ओके, नेवर विद अ बेयर हैंड। ओके, सो ये था सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, पोर्टल ऑफ एग्जिट। नाउ वी कम टू इन्फेक्टिविटी। लेप्रेसी इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं होता, मतलब it's got a low pathogenicity. I would not say it's not infectious, it is infectious, but it's got a low pathogenicity, यानी कि ग्रेजुअली ये अपना कोर्स फॉलो करता है। अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, जो इतने जिसमें हम देखते हैं कि लोगों की लिम्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। लेप्रेसी ज़्यादातर बेगर्स में देखने को मिलती है जिनके हाथ पैर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यू सी कि दे हैव अ टिपिकल दिस काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन, उंगलियों का, लिम्स का डिस्ट्रॉय हो जाना। तो वो चीज़ जो है हम अवॉइड कर सकते हैं अगर अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए तो, बिकॉज इसकी पैथोजेनिसिटी, जो इसका जो प्रोग्रेशन है वो स्लो है, प्लस ये इतनी जल्दी पैथोजेनिक नहीं होता, यानी कि लॉन्ग टर्म तक क्लोज कॉन्टैक्ट में कोई रहे किसी लेप्रेसी पेशेंट के तो उसको लेप्रेसी होने का चांसेस है। वन टाइम किसी से कॉन्टैक्ट हो एंड यू थिंक कि लेप्रेसी हो जाए तो इसके चांसेस प्रोबेबिलिटी कम है, अनलेस वो बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल ना हो तो। ओके, दीज वर द एजेंट फैक्टर्स। अभी आप बात करोगे होस्ट फैक्टर्स की, तो होस्ट फैक्टर्स में एज का बायमोडल प्रेजेंटेशन होता है इसमें, यानी कि आप देखते हैं कि कुछ छोटे बच्चों के ग्रुप में ज़्यादा मिलता है एंड उसके बाद में 30 इयर्स प्लस में ज़्यादा मिलता है। बीच के जो मिडिल एज का ग्रुप है फ्रॉम से 15 to 30, उसमें इतना प्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो जब कोई चीज़ बिलो 15 ज़्यादा मिले एंड अबव 30 ज़्यादा मिले या किसी दो ग्रुप्स में ज़्यादा मिलती है तो उसको हम कहते हैं बायमोडल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अगर जेंडर की बात की जाए तो मेल्स में ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं केसेस कंपेयर टू फीमेल्स। ओके,
and the presence of leprosy in child population is considerable for epidemiologic importance. ये क्यों? चाइल्ड पॉपुलेशन में अगर कोई लेप्रेसी है तो वो बहुत जल्दी ट्रांसमिट होगी। बच्चों में आपस में वो ध्यान नहीं रखते कि दूसरे बच्चे को स्किन इन्फेक्शन है, तो इससे हमें क्या क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है या क्या फैक्टर्स को फॉलो करना है, इसलिए बच्चों में जल्दी इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। सो इफ देयर इज वन केस ऑफ चाइल्ड लेप्रेसी, इट्स अ वेरी epidemiologically important finding to report. Okay. दूसरी चीज है माइग्रेशन। जो लोग माइग्रेट करके जाते हैं, जैसे स्पेशली रूरल एरियाज वगैरह में, वो ज़्यादा केसेस को फैलाते हैं बाहर की तरफ पे अर्बन पॉपुलेशंस में जाके। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द प्रेवलेंस पूल, कि प्रेवलेंस पूल आपको मालूम है क्या होता है? कि जो भी केसेस हैं एट प्रेजेंट, चाहे वो नए केसेस हैं चाहे ओल्ड केसेस हैं, वो सब प्रेवलेंस पूल है डिजीज का। ठीक है, प्रेवलेंस पूल की इनकमिंग कौन बनाता रहता है? जो नए केसेस आते जा रहे हैं। और ये पूल जो है कम कैसे होगा? जब या तो जो प्रेजेंट केसेस है उनमें जिनकी डेथ हो जाएगी उनका नंबर घट जाएगा प्रेवलेंस पूल में से। दूसरा, कुछ केसेस अगर क्योर हो गए तो उनका नंबर घट जाएगा। ठीक है, इन दो वेज के अंदर, या तो क्योर होने से, ट्रीट होने से, या पेशेंट की डेथ होने से, इन दो वेज में प्रेवलेंस पूल कम होता है। सो वी वांट कि क्योर होके प्रेवलेंस पूल घटे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि क्योर कैसे होगा या व्हाट इज द क्योर फॉर इट। तो इसमें कोई स्पेसिफिक इतना ट्रीटमेंट नहीं होता, बस स्टिल मल्टी ड्रग थेरेपीज होती हैं, जो कि डैप्सोन जिसका बेसिस बनता है। इनिशियली सिर्फ डैप्सोन से ही ट्रीट करते थे लेप्रेसी केसेस को, उसके बाद में रेजिस्टेंस मिलने लग गई डैप्सोन से, तो उसके बाद उन्होंने राइफेम्पिसिन और क्लोफाजिनामिन दोनों ऐड कर दिया, दो मेडिकेशंस और ऐड कर दिए उन्होंने। अभी ये ट्रिपल ड्रग थेरेपीज के अलावा अगर जिन जिनको रेजिस्टेंस इनसे भी होता है तो उसके लिए भी अलग कैटेगरीज हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट है। मल्टीबैसिलरी के लिए तीनों चलती हैं, पॉलीबैसिलरी में बस दो चलती हैं। सो वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या इसका ट्रीटमेंट पॉइंट है। इम्यूनिटी की अगर बात करें तो इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं होती। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि जिनको बीसीजी वैक्सीन लगा हुआ है तो वो इनसे भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, बिकॉज माइकोबैक्टीरियम दोनों के थोड़ा सा प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं। Just a minute. एक्चुअली मेरे फोन का पावर आज डाउन हो गया है। आई वांट टू पुट इट ऑन चार्जिंग। एक मिनट। चलो, तो वे वाज आई इम्यूनिटी की। इसकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट जिनको बीसीजी लगा हुआ है उनको इससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, नाउ वी कम टू जेनेटिक फैक्टर्स। कुछ जेनेटिक रोल भी इसमें देखा गया है कि जिन लोगों के जीन्स में कुछ पर्टिकुलर जीन्स है, जैसे कि HLA जीन्स जो हैं वो अगर प्रेजेंट हैं तो उनको दे आर मोर प्रीडिस्पोज टू गेट दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन। व्हाई? बिकॉज ये इम्यून रिएक्शन है, हर किसी को नहीं होता उतना अग्रेसिव काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन, कुछ लोगों को होता है। उन कुछ लोगों को क्यों होता है? क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो उस चीज़ के लिए ज़्यादा इम्यून वो रखते हैं रिएक्शन। जिनकी इम्यूनिटी वो ज़्यादा दिखाएंगे उनके अंदर रिएक्शन प्रेजेंटेशन कम आएगी, और जिनकी इम्यूनिटी स्टेटस पुअर होगा, लो होगा, उनके अंदर प्रेजेंटेशन ज़्यादा विविड दिखेगी, बहुत डेंस किस्म की दिखेगी। सो जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द केसेस। अभी इन्वायरमेंट फैक्टर की बात करेंगे अगर हम, तो इन्वायरमेंट फैक्टर में क्या क्या आएगा? एक तो ह्यूमिडिटी, द बिगेस्ट इन्वायरमेंट फैक्टर हर डिजीज के पीछे जो चल रहा है। ह्यूमिडिटी फेवर करेगी इस बैक्टीरिया के ग्रोथ में। ह्यूमिडिटी सभी बैक्टीरियाज के और वेक्टर्स के ग्रोथ को मैक्सिमम फेवर करती है। उसके अलावा सॉइल में भी ये जिंदा रहने की इनकी क्षमता है। फॉर 9 days दे कैन स्टे अलाइव इन द सॉइल। ठीक है, फिर ओवर क्राउडिंग और लैक ऑफ वेंटिलेशन, ये सारे फैक्टर्स इन्वायरमेंट के फेवर करते हैं माइकोबैक्टीरियम के स्प्रेड को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है इसका, वो मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन के थ्रू होता है। विच आई टोल्ड यू, ड्रॉपलेट स्नीज आउट होके जाएगा एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जाएगा, चाहे डायरेक्टली आपने टच किया उसके वुंड को, बैसिला आपके पास आया, या फोमाइट्स के थ्रू आया, उसके कपड़ों से, उसके सॉइल क्लोथ से, उससे आया, तो आइदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरे रूट्स हैं उनको कुछ इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, बट स्टिल यू कैन मेंशन देम, समटाइम्स थ्रू वेक्टर्स, समटाइम थ्रू टैटूइंग एंड नीडल्स एंड ऑल, इनके थ्रू भी रिपोर्ट किए गए हैं कुछ केसेस। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड इज डन। क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे इसकी, सो मेनली इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन बताएं, इंडियन क्लासिफिकेशन, मैड्रिड क्लासिफिकेशन एंड दिस वन मोर क्लासिफिकेशन। नो मिताक्षी, आप जाके खेलो उधर। I'm just coming.
Okay. So Indian classification, Madrid classification, and one is your Rodlik's classification. Where is it gone? हाँ, रिडली जोप्लिंग्स क्लासिफिकेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, WHO से जो अप्रूव्ड है, दैट इज द रिडली जोप्लिंग क्लासिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट बेस किया जाता है। ठीक है, तो मैं सारी क्लासिफिकेशंस नहीं जाऊंगी, बट आई विल टेल यू द टाइप्स कि क्या क्या टाइप्स हैं, बाकी क्लासिफिकेशंस आप पढ़ेंगे। One is your tubercular type, the other is your intermediate type, and then is lepromatous. Tubercular type में जो होता है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन नहीं होता कंपेयर टू लेप्रोमेटस टाइप। लेप्रोमेटस में ज़्यादा स्किन लीजन्स मिलते हैं, ज़्यादा अग्रेसिव फॉर्म दिखता है डिजीज़ का, ट्यूबरकुलोइड में कम दिखता है। ठीक है, एंड इंटरमीडिएट फॉर्म्स आर इन बिटवीन, इंटरमीडिएट और बॉर्डर लाइन फॉर्म्स उसके बीच के फॉर्म्स हैं। ओके, सिमिलरली इनका मैनेजमेंट भी ऐसा ही रहता है कि ट्यूबरकुलोइड फॉर्म्स का थोड़ा बेटर होता है कंपेयर टू द लेप्रोमेटस फॉर्म्स। अगर हम मल्टी बैसिलरी या पॉसिव बैसिलरी क्लासिफिकेशन में देखें तो मल्टी बैसिलरी के जो भी केसेस होंगे उनमें ज़्यादा लीजन्स मिलते हैं हमको कंपेयर टू पॉसिव बैसिलरी, उसमें कम मिलते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनके बेसिस पे स्क्रीनिंग कैंप चलाए जाते हैं कि 5 से ज़्यादा लीजन अगर है तो आई एम सॉरी 5 से कम लीजन अगर है तो पॉसिव बैसिलरी रहेगा, यानी कि 1 से 5 लीजन है तो, एंड अगर 5 से ज़्यादा लीजन है तो मल्टी बैसिलरी का केस बनेगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आप क्या क्या देखोगे पेशेंट का? एक तो जनरल साइंस होंगे, उसमें फीवर, मलेस, एंड उसके अलावा लीजन्स की प्रेजेंटेशन, एनेस्थीसिया ज़रूर होना चाहिए, लॉस ऑफ सेंसेशन होनी चाहिए, एंड जो हमने ग्रेटर ऑरिकुलर वाला वो देखा था कि नर्व थिकनिंग है, उसके अलावा दूसरी नर्व्स भी इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, देयर इज अ होल चार्ट विच आई विल सेंड यू कि लेटरल पॉप्लिटियल नर्व आपको इन्वॉल्व दिखेगी, अल्नर नर्व इन्वॉल्व दिखेगी, बहुत सारी नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, पर ये ध्यान रखना है कि ये सब पेरिफेरल नर्व्स हैं। ओके, कभी कभी पैरालिसिस भी रिपोर्ट होता है, अगर ज़्यादा नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा देन पैरालिसिस इज ऑल्सो रिपोर्टेड, एंड डिसेबिलिटीज एंड डिफॉर्मिटीज कैन ऑल्सो बी देयर। ओके, डिसेबिलिटी और डिफॉर्मिटी कब होती है? जब इनको कोई लेप्रा रिएक्शंस होते हैं तब डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटी होती है। क्या होते हैं लेप्रा रिएक्शंस? लेप्रेसी जिनको है उनको बीच बीच में एपिसोड्स आते हैं एग्रेवेशन के। ठीक है, वो एग्रेवेशन को हम बोलते हैं लेप्रा रिएक्शन। 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 होता है वो जो कि उसको ऑलरेडी जो लीजन था उसके अंदर उसको फ्लेयर अप हो गया। ठीक है, उसको बोलेंगे टाइप 1 रिएक्शन या रिवर्सल काइंड ऑफ अ लेप्रा रिएक्शन, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से होता है ये। और टाइप 2 रिएक्शन जो होता है उसमें फ्रेश न्यू जगहों पे लीजन्स आ जाते हैं सडनली, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है मे बी उसका मल्टी ड्रग थेरेपी से, एंड सडनली उसको बीच में एक अग्रेसिव फेज आ गया जिसमें उसको इरप्शंस आ गए, तो उसको बोलेंगे लेप्रा रिएक्शन। ठीक है, और ये टाइप 2 होगा जब वो नई जगहों को इन्वॉल्व करेगा या न्यू नोड्यूल्स वगैरह बनाएगा तब। ये जो रिवर्सल रिएक्शंस होते हैं ये अगर इनको कंट्रोल नहीं किया जाए विद इन टाइम, इनको प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सपोजिंगली उसकी लिम्ब है तो यूजुअली लिम्ब के एंड से स्टार्ट होते हैं लेप्रा रिएक्शंस, यहाँ पे लीजन स्टार्ट होंगे एंड ग्रेजुअली वो क्या करेगा? अल्सरेशन होगा एंड लिम्ब वहाँ से लॉस होने लग जाएगी, मतलब वो गला देगा, ये बोनी एरिया इट विल ऑल गो एंड इट विल बिकम लाइक दैट। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ लेप्रा रिएक्शन। इसके प्रेजेंटेशन हमको लिम्स में मिलते हैं, नोज पे मिलती है, नोज फ्लैट हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा आंखों में मिलती है, ब्लाइंडनेस तक हो सकती है इसकी वजह से। तो ये सारे लेप्रा रिएक्शन के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें कि ये डिफॉर्मिटीज और डिसेबिलिटीज हो जाती हैं। जिसका लेप्रेसी में मैनेजमेंट आप जब भी बताओगे तो आप बताओगे टोटल लेप्रेसी का मैनेजमेंट, यानी कि ड्रग थेरेपीज जो हमने बात की, डेप्सोन, राइफैम्पिसिन एंड ऑल। उसके अलावा बताओगे कि जिनका डिफॉर्मिटी हो गया है उनको क्या चाहिए? उनको रिहैबिलिटेशन चाहिए। ठीक है, तो वो एक एंगल जरूर इंक्लूड करके बताना रहता है लेप्रेसी मैनेजमेंट में। ओके, सो बैक्टीरियोलॉजिकल इसका एग्जामिनेशन जो होता है वो किन किन तरीकों से हो सकता है, कैसे हम ये तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में तो मैंने आपको बताया कि आप पेशेंट से की एग्जामिनेशन करोगे, उससे पहले आप उसकी हिस्ट्री लोगे कि उसने किसी लेप्रेसी पेशेंट से इंटरेक्ट करा है कि नहीं। ठीक है, एंड उसके क्या क्या कंप्लेंट्स है, सिम्टम्स है। फिजिकल एग्जामिनेशन में पूरी स्किन को अच्छे से एग्जामिन करेंगे कि हेड टू टो उसको कहाँ का लीजन है और किस किस्म का लीजन है, कितने नंबर ऑफ लीजन्स है, ये सब मैटर करता है। ठीक है, पैल्पेशन में आप उसकी नर्व्स को पैल्पेट कर लोगे और देख लोगे, फिर आप उसकी सेंसेशन टेस्टिंग करोगे, यानी कि सेंसेशन टेस्टिंग किस वेज में होगी? इट विल बिगिन कि स्किन हीट लगा के देखेंगे कि हम एक्चुअली व्हाट डू वी डू इज कि एक जीपी स्टिक को थोड़ा सा हीट करके देखते हैं, फिर उसको टच कराते हैं कि हाँ अब गर्म फील हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा दैट मीन्स हीट के लिए सेंसिटिविटी चली गई। देन कोल्ड कुछ टच कराएंगे,
उसके लिए सेंसिटिविटी चली गई, ठीक है। देन यू विल गिव अ नीडल प्रिक, ठीक है, पेन की सेंसिटिविटी गई, देन टच की सेंसिटिविटी गई। सो कितना लेवल्स पे सेंसरी लॉस हो गया, इससे पता चलेगा कि सेंसरी इम्पेयरमेंट हो गया है या सेंसरी लॉस हो गया, टोटली एनेस्थेटिक हो गया वो एरिया, ठीक है। ये सब फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। ना कम टू द लैब इन्वेस्टिगेशन या बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन स्मीयर, कि स्लिट स्किन स्मीयर बनाते हैं, जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ से एक स्किन का पीस बायोप्सी करके निकालते हैं, देन उसको माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं, उसमें जील नेल्सन शेडिंग डालेंगे, बैसिलाई है तो वो रेड टर्न होगा, ठीक है। उसके अलावा नेजल स्मीयर्स ले सकते हैं, एंड इन वेरी रेयर केसेस जब कुछ भी नहीं अवेलेबल तो नेजल स्क्रैपिंग ले सकते हो, यानी कि वो पेनफुल होता है बट अंदर से स्क्रैप आउट करके और उसका एग्जामिनेशन कर सकते हो। नाउ दे समथिंग कॉल्ड एज बैक्टीरियल इंडेक्स। बैक्टीरियल इंडेक्स का क्या मतलब होता है कि कितनी डेंसिटी मिल रही है लेप्रोसी बैसिलाई कि हमको स्मीयर के अंदर, ठीक है। डिपेंड करता है उसमें कितने लाइव बैसिलाई हैं जिनको कि हम कहेंगे सॉलिड बैसिलाई, और कितने टूटे हुए बैसिलाई यानी उनको हम बोलेंगे फ्रैगमेंटेड या ग्रैनुलर बैसिलाई। ये चीज़ ध्यान रखने की, जिनका मल्टी ड्रग थेरेपी चल रहा है तो जितने भी हम दवाइयाँ दे रहे हैं ये सब क्या है, बैक्टीरियासाइडल है, तो ये जाके बैसिलाई को किल करेंगे। तो इनके ब्लड स्मीयर में हमको किल्ड बैसिलाई भी मिलेंगे, लाइव भी मिलेंगे, यानी कि सॉलिड बैसिलाई भी मिलेगा एंड फ्रैगमेंटेड ग्रैनुलर बैसिलाई भी मिलेगा। ओके, दिस हैज टू बी मेंशन। एट द सेम टाइम ये टाइप्स भी होते हैं इसके, फ्रैगमेंटेड और ग्रैनुलर इसके बैसिलर के टाइप्स भी होते हैं, जो कि कभी कभी ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस भी प्रेजेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेडिसिन की वजह से ये टाइप्स क्रिएट हुए हैं, ये ड्यूरिंग पैथोजेनेसिस भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ द समथिंग कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स। सो मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स मीन्स कि आपको कितने सॉलिड चेनिंग बैसिलाई मिले हैं या लाइव बैसिलाई मिले हैं इन स्मीयर, दैट्स कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजिकल इंडेक्स, मतलब टोटल बैसिलाई में से कितने सॉलिड बैसिलाई मिले हैं। ओके, इट्स अ वैल्यूएबल इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चलता है कि ड्रग्स को कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर ड्रग का रिस्पॉन्स अच्छा है तो सॉलिड बैसिलाई कम मिलेंगे, फ्रैगमेंटेड ज़्यादा मिलने चाहिए। ओके, सो दिस इज वन पॉइंट। द अदर थिंग इज फुट पैड कल्चर। फुट पैड कल्चर क्या मतलब कि जो माइस रहते हैं, चूहे रहते हैं जो उनके लैब इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके फुट पैड के अंदर आइसोलेट करके बैक्टीरिया को कल्चर कराया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो रैपिडली मल्टीप्लाई होता है, फिर उस बैक्टीरिया जब वो वहाँ ग्रो कर जाता है उसके ऊपर सारी टेस्टिंग करी जाती है लैब में। क्या क्या टेस्टिंग कर सकते हैं? ड्रग्स को उसमें डाल के देख सकते हैं कि ड्रग्स कौन कौन से असर कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा उसका जो प्रोसेस है कि कितने समय में क्या क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं वो सब उस पर टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंसानों पे तो टेस्ट होगा नहीं, उन पे डाल के तो देखेंगे नहीं। सो किस में कल्चर करेंगे? माइस फुट पैड पे करते हैं, तो दैट्स कॉल्ड एज फुट पैड कल्चर। इस पर कभी कभी शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ होती है हिस्टामिन टेस्ट। हिस्टामिन टेस्ट जो है एक रिलायबल मेथड है किस चीज़ के लिए? ये देखने के लिए कि जो एक रिएक्शन हुआ है उसमें अगर आप हिस्टामिन को इंजेक्ट करोगे तो वहाँ पे किस किस्म का प्रेजेंटेशन आपको मिलता है, ठीक है। दिस विल एक्चुअली टेल यू कि पेरिफेरल नर्व डैमेज कितना हुआ है और कितना नहीं। हिस्टामिन टेस्ट क्या बताएगा कि पेरिफेरल नर्व डैमेज कितना हुआ है और कितना नहीं हुआ है, ठीक है। ओके, ये जितने भी हाइपोपिगमेंटेड एरियाज वगैरह रहते हैं, एनेस्थेटिक पैचेस जो होते हैं उनमें डाला जाता है देखने के लिए। ओके, नाउ बायोप्सी आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्मीयर बनाते हैं। देन देयर इज अ इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को टेस्ट करने के कुछ टेस्ट होते हैं, एंड उसके अलावा ह्यूमरल इम्यूनिटी को करने के लिए होते हैं, ठीक है। अभी तक आपको मालूम ही है ह्यूमरल इम्यूनिटी के सारे टेस्ट, एलिजा एंड ऑल, यू नो, एंटीजन एंटीबॉडी को कौन कौन टेस्ट कर रहा है, ठीक है। सेल मीडिएटेड को यहाँ पे कौन करते हैं टेस्ट? क्या टेस्ट होते हैं इसके? डज एनीबडी नो? ओके, FLA-ABS करके टेस्ट आता है, विच इज मोस्टली यूज सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर दिस माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। ये डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को हर किस्म के लेप्रेसी में, यानी कि लेप्रेसी का कोई भी प्रेजेंटेशन हो उसमें एजेंट को डिटेक्ट करना है अगर एंटीजन एंटीबॉडी को किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, तो हम ये टेस्ट करवाते हैं। ये काफ़ी वैल्यूबल टेस्ट है, बट ये सब बाद की बात है। अगर स्किन स्मीयर किसी का पॉजिटिव आ गया तो यहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो और स्किन का स्मीयर पॉजिटिव हो, दैट्स इट, तो वो केस डिफाइंड है कि ये लेप्रेसी का केस है। यू नीडंट गो इनटू ऑल दिस टेस्टिंग एंड ऑल। लेप्रेसी को कंट्रोल करने की बात करते हैं अब, टेस्टिंग वगैरह हो गई उसके बाद, तो उसके लिए मेडिकली हमको क्या क्या करना है? मेडिकेशन करना है, ठीक है। इम्यूनोप्रोफाइलैक्सिस, कीमोप्रोफाइलैक्सिस, ये सब फैक्टर्स देखने हैं। इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस में उसका कोई
वो तो आएगा नहीं, देर इज नो वैक्सीन। कीमो प्रोफिलैक्सिस में आप ड्रग स्टार्ट करेंगे एट द अर्लीस्ट, ठीक है। विदाउट एनी साइंस एंड सिम्टम्स यू कैन नॉट मेडिकेट समबडी फॉर लेप्रोसी, बट अगर किसी के अंदर इनिशियल सिम्टम्स भी आपको दिख रहे हैं, पेरिफेरल नर्व थिकनिंग दिख रही है अलोंग विद स्किन लीजन, तो आप उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, भले ही स्किन स्मीयर का रिजल्ट अभी मिला है या नहीं मिला, ठीक है। स्किन स्मीयर रिजल्ट आ जाए उसके बाद में यू कैन कंटिन्यू विद द मल्टी ड्रग थेरेपीज। ओके, सो इसका एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। सबसे स्टेप 1 क्या रहेगा कि आप सबसे पहले ढूंढो कि कितने की प्रेवलेंस क्या है, डिजीज कितने हद तक फैली है, उसको ढूंढो। स्टेप 1 इज फाइंड आउट द प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज। देन स्टेप 2 इज कि यू स्टार्ट डिटेक्टिंग अर्ली केसेस, कि इनमें से कौन से केसेस हैं जो बिगनिंग विद द प्रेजेंटेशन है, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई करो, रजिस्टर करो। सिम्टमलेस केसेस भी होते हैं कुछ, उनको आप नहीं डिटेक्ट कर सकते, बट ऐसे में सर्वे किया जाता है, ठीक है। सर्वे कैसे होगा, जैसे किसी एक को है तो उसके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स के स्किन स्मीयर्स सर्वे किए जाएं, या उनके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स को बैक्टीरियोलॉजिकली अलग वे में एग्जामिन किया जाए सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करके, तो पता चल जाएगा कि उनके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हैं, उनके अंदर माइकोबैक्टीरियम है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट सर्वेज। इसके अलावा कुछ एज ग्रुप्स के अंदर सर्वे किया जाता है सिलेक्टेड जगहों पे, जहाँ पे ज़्यादा लेप्रोसी के केसेस मिल रहे हो, फैल रहे हो, वहाँ पे ग्रुप सर्वे करते हैं। जैसे स्कूल ग्रुप का सर्वे कर लिया छोटे बच्चों का, या मास सर्वे कर लिया। मास सर्वे तब करते हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ो, सबको सर्वे करो। जब हमको 10 से ज़्यादा केसेस मिलने लग जाए पर 10,000 पॉपुलेशन, तो हम एक मास सर्वे का ऑर्डर करती है गवर्नमेंट कि अगर 10,000 लोगों में से 10 केसेस मिल गए पॉजिटिव लेप्रोसी के, इसका मतलब कि ये आइसबर्ग डिजीज है। 10 केसेस तो आपको क्लिनिकली मिले हैं, अब सब क्लिनिकल केसेस कितने हैं ये आप ढूंढो सर्वे करके, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अर्लीस्ट डिटेक्शन बाय डूइंग सर्वेज। जब सर्वे हो गया, लोग मिल गए, उनको ट्रीट करना है, यानी मल्टी ड्रग थेरेपी शुरू करना इज द नेक्स्ट थिंग। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर लेप्रोसी। इस पे नोट आता है यूजुअली, ठीक है, कि डैप्सोन पहले देते थे, उसके बाद अब राइफैम्पिसिन देते हैं, क्लोफाजिमीन देते हैं, तो दीज आर इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ ड्रग्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, दैट इज इथ्योनामाइड एंड प्रोटियोनामाइड्स, ठीक है, क्विनोलोन्स, ये सब एडिशंस हुए इनमें, यू नीड टू नो दैट। और डब्ल्यूएचओ क्या रिकमेंड करती है, एक ड्यूरेशन कि कितने साल के लिए ट्रीटमेंट चलना है, ये आपको पता होना चाहिए, कितने महीने के लिए चलना है, कितने साल के लिए चलना है। पॉसीबैसिलरी का, मल्टीबैसिलरी का लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चलता है कंपेयर टू पॉसीबैसिलरी। और ट्रीटमेंट जिस वक्त पे डिजीज डायग्नोस हुई है उससे लेके एटलीस्ट 1.5 साल के अंदर अंदर ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए यूजुअली। जैसे ही डायग्नोस हुआ या जैसे ही उसका पहला सिम्टम आया था, भले ही लेट डायग्नोस हुआ, जब उसको लगता है कि उसको फर्स्ट सिम्टम आया था पेशेंट को, उस मोमेंट से विद इन 1.5 ईयर अगर ट्रीटमेंट थेरेपी स्टार्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि अर्ली स्टार्ट हो गया ट्रीटमेंट या प्रॉपर स्टार्ट हो गया। एंड अगर वो ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं कि एडिक्वेट ट्रीटमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ लैंग्वेज। तो जिनका भी एडिक्वेट ट्रीटमेंट हुआ है दे हैव टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल्स। अब क्या बचा आपका लेप्रोसी में, इट्स अ वास्ट टॉपिक एक्चुअली। ओके, एचआईवी वालों के अंदर भी मल्टी ड्रग थेरेपी कंटिन्यूड रहनी चाहिए, डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर लेप्रा रिएक्शंस जिनको आ रहे हैं उनको भी एमटीडीज कंटिन्यूड रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेगनेंसी के केस में भी ये सब मेडिकेशन चलेगा, लेकिन डोज मॉनिटर होगा। अब डोज मॉनिटर कुछ कुछ कंडीशंस में होता रहेगा। किन कंडीशंस में, एक्चुअली में क्या होगा, जब कोई लेप्रा रिएक्शन आएगा, ये लेप्रा रिएक्शन की बात कर रही हूँ मैं, जब कोई लेप्रा रिएक्शन आएगा तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि एक इम्यून रिएक्शन है, तो उसको रोकने के लिए हमें प्रेडनिसोलोन